से अभी बहुत लोग डरे हुए हैं कि यार स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बट वैल्यूएशन इस टाइम पे बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट आपको काफ़ी अच्छी कंपनियां 20 से कम के पी रेशो पे भी मिल जाएंगी, जो कि हार्ड टू फाइंड होता है। ट्रू वेल्थ इज क्रिएटेड इन बियर मार्केट्स ओनली। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस वी आर एट अ 5 ईयर मिनिमम। अगर आप हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसे सीक्रेट टिप्स दे सके जो आपने किसी भी और प्लेटफॉर्म पर शेयर ना किए हो। आई थिंक देयर समथिंग कॉल्ड, इससे ना इन्वेस्टिंग सिंप्लीफाई भी बहुत हो जाता है। थोड़ा आपकी इन्वेस्टिंग अप्रोच के बारे में बात करते हैं, बट ऐसे कोई फ्रेमवर्क है? हमारे एक 5 पॉइंट फ्रेमवर्क के बारे में बात भी करते हैं। लॉन्ग रन में प्रॉफिट बढ़ता है तो स्टॉक प्राइस बढ़ता है। आपको अपनी हर कंपनी का ग्रोथ प्लान पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी बड़ी कैसे होगी। 40-50% की ग्रोथ की कंपनी आपको 30 के मल्टीपल से कम पे नहीं मिलनी चाहिए। काफी लोग ना अपने हर स्टॉक में पैसा बनाना चाहते हैं, लॉस तो होगा। What are the red flags that you look for? नकली कंपनी में एम्प्लॉइज नहीं होते। अगर आप ईपीएफओ में कंपनी को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, मोस्टली नकली कंपनी होगी। इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट 11 आउट ऑफ 2 रिसेशंस। इंडिया में 5 स्टार कंपनी सारी नकली है, सबके फाइनेंशियल फर्जी है। अब कोई भी निकलेगी मैं तो बोलूंगा मैंने तो बोला था, राइट। वॉरेन बफे के ऊपर रिसर्च करें तो आपको दिखेगा कि स्टॉक मार्केट में गलती करने की बहुत कॉस्ट होती नहीं है, बट अगर आप अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दे उसकी ज्यादा बड़ी कॉस्ट है। What's your view on even higher return asset class like future and options? देखिए एफएनओ में ना आपका जो ओपोनेंट होता है ना वो एक एल्गोरिथम है, वो एक कंप्यूटर है। एफएनओ इज अ जीरो सम गेम। आपकी काउंटर पार्टी एक एल्गो है, 95% चांस है कि आप हार जाओगे। Namaste and welcome to Candid Finance series brought to you by Sovereign Academy. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का इंपॉर्टेंस आज की डेट में सबको पता है एंड एवरीवन वांट्स टू बिल्ड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। इस सीरीज के थ्रू हमारा मेन एम यही है कि हम फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को आपके लिए इतना इजी और इंटरेस्टिंग बना दें कि आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एपिसोड, स्टॉक मार्केट सीक्रेट्स दैट यू हैव नेवर हर्ड बिफोर। आज की वीडियो में हम काफी ऑनेस्ट एंड ओपन डिस्कशन करेंगे अराउंड स्ट्रैटेजीज टू आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट स्टॉक्स, अंडरस्टैंड रेड फ्लैग्स ऑफ कंपनीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ऐसा क्वेश्चन जो अभी सबके माइंड में है, is it the right time to invest in markets? And who better to explain this than HNI investor Aditya Joshi, who's also the founder and CEO of Sovereign. आदित्य ने सिर्फ 31 years की एज में ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर ली थी। तो चलिए जानते हैं कुछ सीक्रेट रेसिपीज फ्रॉम हिज प्लेबुक। तो आदित्य बताइए कि आपने अपनी जर्नी आखिर शुरू कैसे की, ये इन्वेस्टिंग का सफर शुरू कैसे हुआ? तो पूरा मैंने इन्वेस्टिंग आज से ऑलमोस्ट 7 इयर्स बैक स्टार्ट करी थी 2018 में। तो मेरा लॉजिक, मेरा जो मानना बस यही था कि एवरीवन शुड हैव अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, राइट। एंड आई हैड अक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ कैपिटल। जो सेविंग्स, जो काम हमने किया उस पे पैसे को सेव किया, तो उस पैसे को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें, ये मेरे एक दिमाग में क्वेश्चन था कि व्हाट्स द बेस्ट यूज ऑफ दिस मनी, राइट। एंड ऑफ कोर्स हमने सबने पढ़ा हुआ है कि काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स रहे हैं स्टॉक मार्केट में पहले, जिन्होंने काफ़ी अच्छे रेट्स ऑफ रिटर्न अचीव किए हैं। तो वही लॉजिक था कि जो उन्होंने किया वही हम रेप्लिकेट करने का कोशिश करें। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। एक मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि सब कर पा रहे हैं तो हम भी कर ही पाएंगे। तो आई थिंक दैट वाज द लॉजिक एंड दैट्स हाउ द जर्नी बिगेन। बट wasn't it hard to juggle your corporate job and investing? I mean, अगर किसी को आज इन्वेस्टिंग खुद खुद का पोर्टफोलियो खुद मैनेज करना हो तो कितने आवर्स उन्हें निकालने चाहिए ऑन अ वीकली बेसिस? तो बहुत हार्ड तो नहीं था। उस टाइम पे जो मेरे को गो टू प्लेटफॉर्म था मेरा, वो ट्विटर था। ट्विटर में काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, बट ऑफ कोर्स वो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, तो आपको ढूंढने में फिर भी एफर्ट तो लगेगा, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली बहुत सारे ट्वीट्स पढ़ने पड़ेंगे। इट वॉज अ वेरी अनस्ट्रक्चर्ड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट ट्विटर के थ्रू मैंने शुरुआत किया था। आई थिंक ट्विटर में काफ़ी अच्छे लोग हैं जो अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो आई थिंक दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स आई वुड से कि मे बी दिन का 1 घंटा आई वुड स्पेंड, क्योंकि मेरे को एक्चुअली भी स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है। या तो मैं दिन का 1 घंटा आराम से रिसर्च कर लेता था। एंड वीकेंड पे थोड़ा ज़्यादा टाइम आप लगा सकते हो। आई थिंक पहले ऑफ कोर्स सॉवरेन नहीं होता था। सॉवरेन जो प्लेटफॉर्म हमने खुद ने क्रिएट किया है, सॉवरेन इज़ अ फार मोर स्ट्रक्चर्ड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ऑफ कोर्स अभी तो काफ़ी ज़्यादा क्विकली हो जाता है, बट बिफोर दैट क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड था, थोड़ा सा टाइम लग जाता था। मुझे लगता है अच्छी इन्वेस्टिंग करनी है। अब आप 1 घंटा अगर आप डेली का डिवोट कर दो, जिससे आप मार्केट से अब्रेस्ट रहो कि मार्केट में क्या है, और 1 घंटा भी अगर आपको थोड़ा और वो करना है तो मे बी इवन 30 मिनट्स अ डे, आई थिंक दैट्स गुड इनफ। एंड सैटरडे संडे 3-4 घंटे आप लगा लो, तो आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू इन्वेस्ट। और अगर इन्वेस्टिंग में एक और चीज़ जो मैं बोलता हूँ कि आपको डेली चेक नहीं करना स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, वो तो इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड। अदरवाइज आप रिजल्ट सीजन टू रिजल्ट सीजन देख सकते हो कि रिजल्ट सीजन में क्या हो रहा है। मोस्टली इन्फॉर्मेशन आपको रिजल्ट सीजन में ही कन्वे होता है। तो एवरी क्वार्टर आपको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना पड़ता है। तो एवरी क्वार्टर आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। डे टू डे बेसिस पे इतना करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट है तो कर लो, बट उसको स्किप भी कर सकते हो।
जब आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो और स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो, ऑफ कोर्स उस टाइम पे आपको थोड़ा-सा रिसर्च करना पड़ेगा। एक बार बन गॉट गया तो रिजल्ट आता रहेगा, तब आप रीचेक करते रहो पोर्टफोलियो ठीक है कि नहीं है। गॉट इट। सो बेसिकली सॉवरेन आपने अपने लिए ही इन्वेंट किया था। सॉवरेन का मेन यूज़ एक्चुअली देखा जाए, सॉवरेन का पहला कस्टमर मैं ही था, बिकॉज़ मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए था जहाँ पे ये सारा डेटा मिल जाए। अभी ये सब ढूँढना, किस कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला, किस कंपनी में एक्सपेंशन हो रहा है, ये सब डेटा मिल जाता है अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से, और ट्विटर पे भी मिल जाएगा, बट वो बहुत अनस्ट्रक्चर्ड रहता है और आपसे ऑब्वियसली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस भी हो सकता है। तो आई थिंक दैट वाज़ द मेन रीज़न कि यार कुछ मिस ना हो, क्योंकि पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। 1-2 स्टॉक्स में हुआ था कि स्टॉक्स में बहुत एक्सपेंशन हो रहा था और वो होने के 6 महीने बाद, 1 साल बाद पता लग रहा है कि अच्छा 6 महीने हुँ। पहले ऐसा हुआ था। और कोई स्ट्रक्चर्ड सोर्स था नहीं, तो आपको वो ट्वीट पहले भी एग्ज़िस्ट करती थी, बट वो आपको दिखी नहीं उस टाइम पे, राइट? तो आई थिंक वही है, इन्फॉर्मेशन तो जगह-जगह पड़ी हुई है, अब आपको ढूँढने की बात है। सॉवरेन एक स्ट्रक्चर्ड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हमने मैं द द होल पॉइंट इज़, मैं ही पहला कस्टमर था सॉवरेन का। तो या गुड टू नो, गुड टू नो। तो चलिए थोड़ा आपकी इन्वेस्टिंग अप्रोच के बारे में बात करते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट में इतनी सारी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, राइट? लाइक 5000 6000 प्लस। करेक्ट। तो उसमें से लोगों का मेन क्वेश्चन ये रहता है कि आखिर शुरू कैसे करें? तो देखिए, मैं अपना एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, मैंने कैसे स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली बहुत नॉलेज मेरे पास नहीं था, और मेरे को नहीं लगता कोई सीखने के बहुत सोर्सेज़ है स्टॉक मार्केट में। पहले एटलीस्ट नहीं थे। अभी मुझे लगता है कि स्टार्ट करने हैं तो एक तो सॉवरेन के 2 फ्री वीडियोज़ हैं, जो कि सबको देख लेने चाहिए। आई थिंक स्टार्ट मैं अपना अप्रोच बताता हूँ, मैंने तो सिंपली गूगल सर्च मारा था कि व्हाट स्टॉक्स टू बाय। जो आया, जितना समझ आया उसके हिसाब से कुछ भी स्टॉक्स ले लिए थे, जो कि बहुत ही रूडिमेंटरी तरीका है, वो आइडियली नहीं करना चाहिए। लार्ज कैप से स्टार्ट किया था, जो कि हर बंदा करता है कि लार्ज कैप कर लो, क्योंकि लार्ज कैप में सेफ्टी ज़्यादा होती है। फिर थोड़े और छोटे में मिड कैप, फिर स्मॉल कैप। अभी आई एम अ प्योर एसएमई इन्वेस्टर, मैं सिर्फ एसएमई इन्वेस्टिंग ही करता हूँ। मेन बोर्ड मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एसएमईज़ टिपिकली बहुत छोटी कंपनी होती है, टिपिकली आई वुड से 1000 करोड़ से छोटी, 1000 करोड़ की मार्केट कैप से छोटी कंपनीज़ रहती हैं, और जितनी छोटी कंपनी होती है उतना वो रिस्की भी बढ़ जाती है, बट उतना ही रिटर्न भी बढ़ जाता है, राइट? तो मेरे को थोड़ा वैसा अप्रोच पसंद है जहाँ मेरे रिटर्न्स, पोटेंशियल रिटर्न्स काफ़ी हाई रहे। भले ही मुझे उसके लिए ज़्यादा रिस्क लेना पड़े, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट पोटेंशियल रिटर्न्स हाई होनी चाहिए। सो मेरा फोकस एसएमई पे रहता है। स्टार्ट मैंने लार्ज कैप से किया था, बट अभी आई एम अ प्योर एसएमई इन्वेस्टर राइट नाउ। आई वुड से 90% ऑफ माय पोर्टफोलियो इज एसएमईज, हार्डली 10% मेन बोर्ड होगा। जो मेन बोर्ड है भी, वो भी छोटा, मतलब वो भी छोटी कंपनीज हैं, बट वो मेन बोर्ड कंपनीज हैं। गॉट इट, गॉट इट। बट ऐसे कोई फ्रेमवर्क है जैसे कि मतलब ग्रोइंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें या कैसे आइडेंटिफाई करें स्टॉक्स, जैसे फनल बनाए कि ओके ये स्टॉक्स हम खरीद सकते हैं? तो फ्रेमवर्क है, आई थिंक मेरा एक 5 हमारा एक 5 पॉइंट फ्रेमवर्क है, जो हम काफ़ी जिसके बारे में बात भी करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको हमेशा उन कंपनीज़ में पैसा लगाना है, जिनका प्रॉफ़िट कंटीन्यूअसली बढ़ रहा है, ठीक है? लॉन्ग रन में प्रॉफ़िट बढ़ता है, तो स्टॉक प्राइस बढ़ता है। अगर आप कोई ऐसी कंपनी चूज़ कर लेते हैं आज, जहाँ पे प्रॉफ़िट 10 गुना होने वाला है और उसकी वैल्यूएशन ठीक है, तो मोस्ट प्राइस स्टॉक प्राइस भी आपका 10 गुना हो जाएगा। तो प्रॉफिट 10x होगा, तो स्टॉक प्राइस भी 10x होगा, अज़्यूमिंग आपकी वैल्यूएशंस सही हैं। तो सबसे पहला होता है प्रॉफिट अपट्रेंड, कि प्रॉफिट कंटीन्यूअसली बढ़ते रहना चाहिए। दूसरा है, जैसा कि मैंने बोला, वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मिनी बियर मार्केट चल रहा है, तो आप देखेंगे वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड है, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे आपको कंपनीज़ मिल रही हैं। 1 साल पहले वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव थे। इनफैक्ट आई वुड से उस टाइम पे 40 के पी रेशियो से कम के स्टॉक्स बहुत ही कम मिल रहे थे। करेक्ट। तो 1 साल पहले बहुत ज़्यादा खराब थे वैल्यूएशंस। ऑफ कोर्स तभी पिछले 1 साल में बहुत रिटर्न्स नहीं बने। इनफैक्ट आई वुड से मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स तो अभी मनी लूज -30% ही पे ही किया है। मनी लूज़ ही करेक्ट। किया है पिछले 1 साल में, इंक्लूडिंग मी। मेरा भी 1 साल में अगर देखें, जो मेरा लास्ट ईयर मई में जो था पोर्टफोलियो, आज उससे 23% डाउन है। तो मैंने भी लूज़ ही किया, और इनफैक्ट मेजॉरिटी ने लूज़ ही किया करेक्ट। है। आई वुड से वैल्यूएशंस बहुत हाई थे, आज वैल्यूएशंस काफ़ी नॉर्मल है। तो वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियली आपको बियर मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, व्हिच इज़ अ फार स्मार्टर वे। अच्छे वैल्यूएशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट यू मेक गुड रिटर्न्स, राइट? आई वुड से अभी बहुत लोग डरे हुए हैं कि यार स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बट वैल्यूएशंस इस टाइम पे बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट आपको काफ़ी अच्छी कंपनियाँ 20 से कम के पी रेशियो पे भी मिल जाएँगी, जो कि हार्ड हार्ड टू फाइंड होता है। तो वैल्यूएशन इज़ सेकंड एग्जांपल। थर्ड इज़ इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको अपनी हर कंपनी का ग्रोथ प्लान पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी बड़ी कैसे होगी, ठीक है? और ग्रोथ प्लान के बहुत तरीके होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई कंपनी केपेक्स कर रही है। लेट्स से उसका 100 मेगावाट का प्लांट है, और वो उसको 500 मेगावाट के प्लांट में कन्वर्ट करने वाली है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन हो रहा है, राइट? 100 मेगावाट से 500 मेगावाट, इट्स अ फेयरली स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन। तो ये एक ग्रोथ ट्रिगर हो गया कि कंपनी का ग्रोथ प्लान है थ्रू एक्सपेंशन, राइट? दूसरा ग्रोथ प्लान होता है ऑर्डर बुक्स, कि एक कंपनी है,
उसका करंट रेवेन्यू है लेट से 100 करोड़ रुपए और उसके पास 600 करोड़ की ऑर्डर बुक है और अप्रॉक्सिमेटली टाइम फ्रेम ऑफ एग्जीक्यूशन भी बहुत हाई नहीं है, तो 600 करोड़ भी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऑर्डर बुक एक सेकंड तरीका होता है ऑफ गेसिंग द फॉरवर्ड ग्रोथ ऑफ अ कंपनी, राइट? तो ऑर्डर बुक सेकंड हो गया, कैपेसिटी एक्सपेंशन फर्स्ट हो गया। एक तरीका है रिटेल कंपनी में स्टोर एक्सपेंशन। आप चाहे लिस्टेड कंपनी लीजिए, चाहे अनलिस्टेड कंपनी लीजिए। अब जैसे मैंने लेंसकार्ट में काम किया, लेंसकार्ट में आई वाज़ द वीपी देयर, राइट? तो लेंसकार्ट में जो एक मोड ऑफ एक्सपेंशन रहता था कि वो अपनी दुकानें बढ़ाते रहते थे, कि आपके लेट से 500 स्टोर है, 500 से 1000 स्टोर पे ले जाओ, 1000 से 1500 पे ले जाओ। जितनी दुकानें बढ़ेंगी, उतना सेल बढ़ेगा, राइट? तो एनी रिटेल कंपनी आप ट्रेंट ले लीजिए, ट्रेंट ज़ूडियो के स्टोर्स खोले जा रहा है, तो ज़ूडियो के स्टोर्स खोल-खोल के उन्होंने काफ़ी एक्सपेंशन किया है। आप कोई और रिटेल कंपनी ले लीजिए, क्रोमा क्रोमा तो खैर लिस्टेड नहीं है, बट क्रोमा अपने स्टोर्स खोल-खोल के एक्सपेंशन करेगा। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी, लेंसकार्ट भले ही अनलिस्टेड है, बट उसने स्टोर्स खोल-खोल के एक्सपैंड किया है। तो स्टोर एक्सपेंशन भी एक तरीका हो गया कि इस तरीके से कंपनी ग्रो करने का कोशिश करेगी। तो ये 2-3 तरीके हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन, ऑर्डर्स कंपनी को कितने मिल रहे हैं, स्टोर एक्सपेंशन। अगर कोई डी2सी कंपनीज़ है, तो वहाँ पे भी का थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि ट्रैफ़िक किस तरीके से बढ़ रहा है, वेबसाइट ट्रैफ़िक। आई थिंक ये 3-4 तरीके होते हैं। एक्सपेंशन आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 4th पॉइंट जो रहेगा, वो है ग्रोइंग सेक्टर, जो हमने बात किया था कि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत फ़ास्ट ग्रोथ आ रहा है। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे कि पेपर सेक्टर कैसा सेक्टर है, तो मैं बोलूँगा पेपर सेक्टर एक बहुत अच्छा सेक्टर नहीं है। हुँ, एक काफ़ी यस, एवरेज सेक्टर है, उसपे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आता है। बट अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, तो रिन्यूएबल एनर्जी आज से नेक्स्ट 5 ईयर्स भी आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। ग्रोथ आता रहेगा बिकॉज़ आपको आज से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी नहीं देखने को मिलता है। सिमिलरली डिफेंस सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर इतना फ़ास्ट ग्रोथ काफ़ी फ़ास्ट ग्रोथ सेक्टर है एक्चुअली, तो वहाँ पे भी काफ़ी आपको ग्रोथ देखने को मिलता रहेगा। हुँ, कंज़म्पशन स्टोरीज़ हैं, जैसे कि मैंने बोला जो कंपनीज़ कंज़्यूमर फेसिंग हैं, जो स्टोर्स खोल रही हैं, तो वहाँ पे काफ़ी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो वही है, इन सब अच्छे सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करें, कंज़म्पशन, डिफेंस, आपका रिन्यूएबल एनर्जी और भी ऐसे बहुत टाइप के सेक्टर्स हैं, उनमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। अच्छे सेक्टर्स में रहें, जो फ़ास्ट ग्रोथ सेक्टर्स हैं। एआई हो गया, ड्रोन्स हो गया, न्यू एज टेक हो गया, ऐसे बहुत सेक्टर्स आपको मिल जाएँगे। एंड लास्टली जो है, आप ये भी देखिए कि बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। गॉट इट, या, तो जैसे मैं हमेशा देखता हूँ कि यार बाकी इन्वेस्टर्स किन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे भी आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है हुँ, और उनका आप थीसिस थोड़ा समझ सकते हैं कि ये अब जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक कंपनी में मैंने थोड़ा टाइम पहले इन्वेस्ट किया था। उसी कंपनी में एक अच्छे इन्वेस्टर है राजेश जोसेफ, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया। तो मुझे लगा कि जो मेरी थीसिस होगी, सिमिलर थीसिस उनकी भी होगी। तो आपका एचएनआई बाइंग एक फैक्टर रहता है, तो यू शुड ऑलवेज़ चेक दैट कि उसपे कोई अच्छा एचएनआई आ गया है जिन्होंने खुद ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो दैट इज़ समथिंग व्हिच आई चेक एज़ वेल। तो अब ये 5 पॉइंट्स को आप लेकर प्रॉफिट अपट्रेंड, गुड वैल्यूएशन, ग्रोथ ट्रिगर, गुड सेक्टर एंड एचएनआई बाइंग। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ प्लान आपको पता होना चाहिए और ग्रोथ प्लान हेवी ग्रोथ प्लान्स होने चाहिए। फास्टर द ग्रोथ, द मोर द मनी, राइट? तो ग्रोथ प्लान पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कंपनी का। गॉट इट। एंड आई थिंक आपने वैल्यूएशन की भी बात करी। आई थिंक लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन रहता है कि हाउ टू अंडरस्टैंड कि कंपनी की फेयर वैल्यूएशन है या नहीं है। तो वो उसके बारे में कैसे समझ सकते हैं? तो वैल्यूएशन ऑफ कोर्स इतना आसानी से, इतना ईज़िली मैं 5 मिनट में तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि काफ़ी हुँ, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेक्ट। दे सकता हूँ। आपको एक चीज़ चेक करनी चाहिए कि जो बाकी प्लेयर्स इन द सेक्टर है, उनको कितना वैल्यूएशन मिल रहा है और आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसका कितना वैल्यूएशन है और रिलेटिव वैल्यूएशन गैप कितना है। अब जस्ट टू गिव यू एन एग्ज़ाम्पल, एफएमसीजी में या अगर आप टाइटन देखें जो कि ज्वेलरी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, या आप नेस्ले ले लीजिए, कोई भी एफएमसीजी कंपनी ले लीजिए, वो 70, 60, 70 के पीई पे ट्रेड करती है, ठीक है? अगर आपको कोई एफएमसीजी कंपनी 20 के मल्टीपल पे मिल रही है जो कि अच्छी ग्रोथ है, तो मोस्ट लाइकली वो आपको चीप कंपनी मिल रही है। क्योंकि आपने देखा कि यार बाकी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो 70 पे ट्रेड कर रहे हैं और ये फास्ट ग्रोथ कंपनी 20 पे कर रही है। अब कंपनी ही खराब है तो ठीक है, समझ आता है कि वो कम मल्टीपल पे ट्रेड करेगी। बट अच्छी कंपनी 20 के मल्टीपल पे नहीं ट्रेड करनी चाहिए अगर सेक्टर के लीडर 70 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, राइट? आई वुड से रिलेटिव वैल्यूएशन एक अच्छा तरीका है। बट ये स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में आप ज़्यादा इसको यूज़ कर पाएँगे। एक दूसरा होता है कि आप अक्रॉस टाइम देखिए कि किस वैल्यूएशन पे कंपनी ने ट्रेड किया है। आप इनफैक्ट ये वैल्यूएशन का तरीका आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। मैं आपको निफ्टी का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। निफ्टी 20 से 25 के पी रेशियो पे के बीच में ट्रेड करता है। हुँ, तो करेक्ट, निफ्टी का जब पी रेशियो 20 होता है, तो मोस्टली वो अंडर वैल्यूड है और जब 25 होता है, तो मोस्टली ओवर वैल्यूड है। ठीक है? आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वो 20 से 35 के बीच में ट्रेड करता है। तो अगर आपको स्मॉल कैप इंडेक्स 20 पे मिलेगा, तो मतलब वो सस्ता है।
35 में मिलेगा वो मतलब महँगा है। आज वो 26 पे है तो मतलब वो फेयरली वैल्यूड है, ठीक है? अगर आप एसएमई आईपीओ इंडेक्स देखेंगे तो वो 15 से 70 के बीच में ट्रेड करता है। आपको 70 पे मिलेगा तो महँगा है, आपको 15 पे मिलेगा तो सस्ता है। एंड ये सारे टाइम के अक्रॉस देखे हुए हमने कि 15-70 रेशियो रहेगा। आप ये स्टॉक के लिए भी कर सकते हैं। रिलायंस है वो टिपिकली 20 से 30 के पी रेशियो के बीच में ट्रेड करता है। तो 20 पे मिल रहा है तो सस्ता है, 30 पे मिल रहा है तो महँगा है। आप ट्रेंट ले लीजिए, ट्रेंट आपको 100 से 200 के बीच में मिलेगा। तो 100 पे मिल रहा है तो सस्ता है। अब ट्रेंड थोड़ा-सा हाई ग्रोथ है तो उस पे थोड़ा-सा बताना मुश्किल हो जाता है। बट अगेन ये रेंज आपका बन जाता है कि आपके लोअर एंड ऑफ रेंज पे मिल रहा है कि अपर एंड ऑफ रेंज पे मिल रहा है। एंड उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि सस्ता है कि महँगा है। तो आप अक्रॉस टाइम देख सकते हैं कि किस तरीके से पी रेशियो वेरी कर रहा है। और दूसरा आप रिलेटिव वैल्यूएशन देख सकते हैं कि स्टॉक्स रिलेटिवली टू द सेक्टर लीडर किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। गॉट इट। एंड आई थिंक फर्स्ट वाला ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनीज़ को अप्लाई करेगा, सेकंड वाले में बिकॉज़ कभी-कभी डेटा ही उतना नहीं होता स्मॉल कैप कंपनीज़ के बारे में, तो शायद डिफ़िकल्ट हो जाए ओवर टाइम देखना वैल्यूएशन, हाँ, करेक्ट? स्मॉल कैप में आपको डेटा अब एक कंपनी को लिस्ट हुए 2 साल हुए हैं, तो आप क्या करेक्ट, टाइम कंपैरिज़न करेंगे? तो एग्ज़ैक्टली। ऑब्वियसली वहाँ पे वो डेटा होता ही नहीं है। बट लार्ज कैप में आप रिलायंस लेंगे, आपके पास 15-20 साल वो का आप डेटा यूज़ है। कर तो सकते हैं। आप आराम से चेक कर सकते हैं कि रिलायंस कहाँ से कहाँ तक ट्रेड करता है। इनफैक्ट आपको बहुत दिखेगा कि मल्टीपल्स डिपेंड ऑन बुल मार्केट, बेयर मार्केट। बुल मार्केट में मल्टीपल एक्सपैंड हो जाता है, बेयर मार्केट में मल्टीपल कंप्रेस हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई जब आप कंप्रेस मल्टीपल पे एंटर करते हैं, तो आपको मल्टीपल की अपसाइड भी मिलती है और आपको ग्रोथ की अपसाइड भी मिलती है। तो वही है, लार्ज कैप में अक्रॉस टाइम देखिए, स्मॉल कैप में रिलेटिव वैल्यूएशन करें कि आपकी कंपनी किस उस पे है और सेक्टर लीडर किस उस पे है। बाकी एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि एक और जो तरीका है, जो सोचने का है कि आप ग्रोथ रेट से भी मल्टीपल को कंपेयर कर सकते हैं। अगर कोई बहुत फास्ट ग्रोथ कंपनी है, तो टिपिकली वो 10-15 के मल्टीपल में नहीं होगी, उसका मल्टीपल 50 तक पहुँच जाएगा इवेंचुअली। एंड फास्ट ग्रोथ का मतलब कितना परसेंटेज ग्रोथ? 50% ग्रो कर रही है, 40-50% हुँ, ग्रो कर रही है। हुँ, 40-50% की ग्रोथ की कंपनी आपको 30 के मल्टीपल से कम पे नहीं मिलनी चाहिए, 30 से ज़्यादा भी गॉट इट। मिलेगी। हुँ, मोस्टली वो 40-50 पे पहुँच जाएगा। हुँ, अगर 100% ग्रोथ है तो हो सकता है 60-70 पे भी ट्रेड कर ले, 70-80 पे भी ट्रेड कर जाए। तो आई वुड से 50% ग्रोथ रेट है और आपको लग रहा है कि कंटिन्यू करने वाला है। मोस्टली उसका पीच मल्टीपल जो है एक्सपैंड करके 30-40 तो पहुँचने वाला है, हो सकता है 50 ही पहुँच जाए, राइट? गॉट इट। सो वो 10-15 पे अगर आपको मिल रहा है तो आपको सस्ता मिल रहा है। तो आप ग्रोथ रेट से भी कंपेयर कर सकते हैं। मतलब काफ़ी बारी लोगों को ये कन्फ्यूजन आता है कि यार इस कंपनी का कोई रिलेटिव पीयर ही नहीं है। जैसे अब एक कंपनी है वो गरकिन्स एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है? उसका भी मल्टीपल अभी उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, मुझे लगता है कि उसका रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए क्योंकि एक्सपोर्ट उसने काफ़ी किया है। उसका मल्टीपल अभी पोस्ट रिज़ल्ट मेरे हिसाब से 15-16 के करीब हो जाना चाहिए, अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है। ऑफ कोर्स आई डोंट नो कैसा रिज़ल्ट आएगा, बट अज्यूमिंग एक्सपोर्ट अच्छा किया है तो मोस्टली अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। नाउ अगर वो 15-16 पे करती है, उसकी ग्रोथ रेट बहुत फ़ास्ट है, एटलीस्ट मतलब कंपनी बहुत हेवी एक्सपेंशन कर रही है, 40-50% से ग्रो कर सकती है। तो 50% से ग्रो कर रही है, मुझे लगता है कि मार्केट को 30-40 मल्टीपल तो देना चाहिए, 15 तो कम है। तो आप 50 भले ही ना मानो, बट 30-40 मल्टीपल मिल सकता है। 30 तो एक बहुत आराम से मिल जाता है हुँ। किसी भी डिसेंट कंपनी को मल्टीपल। 40 ही मान लेता हूँ मैं। टिपिकली फॉर माय एनालिसिस अगर मुझे पर्सनली एनालाइज़ करना हो तो मैं बोलूँगा 40 मल्टीपल मिल सकता है ऐसी फास्ट ग्रोथ कंपनीज़ को। तो ग्रोथ के हिसाब से आप मल्टीपल को भी देख सकते हैं। गॉट इट। ग्रेट इनसाइट्स आदित्य। अगर आप हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसे सीक्रेट टिप्स दे सकें जो आपने किसी भी और प्लेटफॉर्म पर शेयर ना किए हो, जिससे कि उनके लिए इन्वेस्टिंग और भी सिंपल बन जाए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। मेरे को जितना आता है मैं नॉर्मली ऑलरेडी बहुत जगह शेयर कर चुका हूँ और मैं वो करता भी रहता ही हूँ। बट ऑफ कोर्स आई एज़ एन इंडिविजुअल आल्सो लर्न विद एवरी पासिंग डे, राइट? एंड द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ टू लर्न, राइट? मैंने कुछ चीज़ें रिसेंटली सीखी हैं जो कि मैंने शायद पहले अपने किसी वीडियो में कभी बताई नहीं होंगी क्योंकि मैंने खुद ने ही रिसेंटली सीखा है। आई थिंक देयर इज़ समथिंग कॉल्ड व्हिच आई कॉल इट रेशियो इन्वेस्टिंग, ठीक है? रेशियो इन्वेस्टिंग अभी की जा सकती है, पहले शायद बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ डेटा की भी करना भी थोड़ा मुश्किल था। बट मैं बताता हूँ रेशियो इन्वेस्टिंग क्या होता है। अब मेरा ये मानना है कि यार हेवी एक्सपेंशन लीड्स टू बिग मनी। तो हेवी एक्सपेंशन को आप क्वांटिफाई कैसे करो, ठीक है? तो मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा अपनी कंपनी का इनिशियल स्टेट लो और फाइनल स्टेट लो और उसके बीच का रेशियो निकाल लो कि किस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइफ कंपनी है जो कि सोलर पंप्स के स्पेस में ऑपरेट करती है। उसका आज 100 मेगावाट की कैपेसिटी है और वो 1500 मेगावाट की कैपेसिटी तक जा रही है। तो 100 टू 1500 मतलब 15x का 15x, रेशियो, करेक्ट। राइट? हुँ, तो आप इनिशियल स्टेट इज़ 100 मेगावाट, फाइनल स्टेट इज़ 1500 मेगावाट। तो आपको हुँ, 15x का ग्रोथ एक्सपेंशन दिख रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि वो उसके किसी एक वर्टिकल का एक्सपेंशन हो, पूरे बिज़नेस का एक्सपेंशन करेक्ट। ना हो, हुँ, दैट कैन हैपन। बट इवन वो वर्टिकल लेट्स से 10-20% का है, तो भी 20% पे भी अगर आपका 15x एक्सपेंशन हो रहा है, तो काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन हो जाता है, राइट? एंड आप पूरा मैथ कर सकते हैं। तो 100 मेगावाट टू 1500 मेगावाट, दैट्स वन एग्जांपल। अब मैं एक और एग्जांपल दूँगा कि एक कंपनी अगेन मैंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया, उसके आई थिंक 15 स्टोर थे पिछले साल।
1 साल में वो 50 स्टोर्स तक ले चुकी है। तो 15 टू 50 इनिशियल स्टेट इज़ 15, फाइनल स्टेट इज़ 50। अगर आप 50 डिवाइड बाय 15 करें तो अगेन आपका 3.2 3x 3.3 या का नंबर आएगा। तो अगेन दैट्स अ 3x का आपको विजिबल रेशियो दिख हुँ, रहा है। तो अगेन इट्स अ फेयरली हाई ग्रोथ रेशियो, राइट? एंड अगेन एक कंपनी का मल्टीपल भी काफ़ी चीप है। एक और मैं एग्जांपल दूँ, एक कंपनी है जिसका जो अभी फैक्ट्री साइज़ है 500 मेगावाट है और 500 मेगावाट से 5 गीगावाट तक वो कंपनी जा रही है और वो सोलर स्पेस में ऑपरेट करती है। इन्वर्टर, बेस इस सब स्पेस में कंपनी ऑपरेट करती है 500 मेगावाट से 5 गीगावाट। अगेन आप रेशियो निकालें तो 10x का आपको विजिबिलिटी दिखेगा, राइट? मैं आपको एक चौथा एग्जांपल दूँ, एक कंपनी वो लिथियम आयन बैटरी में ऑपरेट करती है। उसका करंट कैपेसिटी 100 मेगावाट आवर का है और वो 700 मेगावाट आवर पे जा रहा है। तो अगेन आप रेशियो निकालें 700 बाय 100 मतलब कि 7 का, राइट? तो ये रेशियोज़ मैं देखता हूँ और इससे ना इन्वेस्टिंग सिम्प्लीफाई भी बहुत हो जाता है। अगर आप देखें, मैंने आपको 4 कंपनी बता दी और मुझे बोलने में बहुत कम शब्द लगे। 100 से 700, 500 से 5 गीगावाट, 100 से 1500 और 15 से 50, राइट? ऐसा मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। एक होटल कंपनी है, उसके पास 700 कमरे हैं। 700 कमरे से वो 2000 कमरे करने का एक्सपेक्टेशन रखती है। 700 से 2000 अगेन आपका 3x का रेशियो, राइट? तो अब मैंने आपको 5 कंपनी बता दी और मेरे को हार्डली 10 नंबर्स लगे बताने में, क्योंकि मैं हुँ, आपको हमेशा कंपनी का इनिशियल स्टेट बोल रहा हूँ और कंपनी का फाइनल स्टेट बोल रहा हूँ, राइट? तो ये तरीका बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप देखें, बहुत ही सिंप्लीफाइड इन्वेस्टिंग है देखा जाए तो। इसमें ऑफ कोर्स आप न्यूएंसेस डाल सकते हो कि आप समझो कि यार वो 700 से 2000 कैसे जाएगा, राइट? ये तो हेडलाइन मेट्रिक हो गया कि ऐसा हो रहा है। कैसे होगा? काफ़ी कंपनी इसका भी डेटा दे देती है, तो आप वो समझ लो। आपको प्लान अच्छा लगे तो ऑफ कोर्स दैट्स अ स्मार्ट वे टू इन्वेस्ट। प्लान अगर आपको लगे कि यार ये कंपनी बोल तो रही है 700 से 2000 बट प्लान आपको समझा नहीं, तो देन आप बोलो कि यार मुझे ये ठीक नहीं लग रहा एंड यू गो अवे फ्रॉम द कंपनी, राइट? तो रेशियो इन्वेस्टिंग है, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड अप्रोच है। आपको इनिशियल स्टेट समझनी है, फाइनल स्टेट समझनी है और उनके बीच में आपको रेशियो लेना है, एक्सपेंशन रेशियो। उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही क्लीन थिंकिंग का ये तरीका है। इसमें ऑफ कोर्स जो एक रेड फ्लैग्स होते हैं कि एग्जीक्यूशन अगर नहीं हुआ तो, करेक्ट हाँ। एंड रेड फ्लैग तो देखिए अगेन हर कंपनी में होता है। एग्जीक्यूशन फेलियर इज अ रेड हुँ, फ्लैग। उसका कोई आंसर नहीं है, एग्जीक्यूशन हुँ, फेल हो सकता है। अभी हमने बोला कि यार एक कंपनी 500 मेगावाट से 5 गीगावाट जा रही है। अभी लेट से फैक्ट्री नहीं लग पाई तो क्या होगा, करेक्ट या राइट? सेल नहीं कर पाए वो फैक्ट्री लग लेट्स से गई बट सेल हाँ, नहीं कर पाई तो क्या होगा? और ये हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट किसी ना किसी केस में तो होने वाला ही है। तो इसका एक ही तरीका है, आप 20 कंपनियों में पैसा लगा के रखो, 25 कंपनियों में लगाओ। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ 25 कंपनियों में पैसा लगा के रखो। अब 25 कंपनियों में 15 जो बोल रही हो कर देंगी, 15-16 में भी 5-10 नहीं कर पाएँगी। जो नहीं कर पाएगी वहाँ पैसा डूब जाएगा थोड़ा-सा, और जहाँ कर पाएगी एनीवेज़ आप 10x एक्सपेंशन की बात कर रहे हो, 3x 4x बड़े एक्सपेंशन की बात कर रहे हो। तो जहाँ बनेगा वहाँ बड़ा बनेगा, जहाँ गिरेगा वहाँ आप मानो एक्सपेंशन नहीं होगी, आपको रिज़ल्ट में दिख जाएगा कि यार एक्सपेंशन तो हो नहीं रही है। खराब रिज़ल्ट आ रहा है तो आप बेच सकते हो। तो आपका लॉस होएगा 20-30% का और गेन होगा काफ़ी बड़ा। और एक चीज़ मैं और यहाँ बोलना चाहूँगा कि काफ़ी लोग ना अपने हर स्टॉक में पैसा बनाना चाहते हैं कि भाई मैंने हुँ, 25 स्टॉक लिए, तो हाँ, सब 25 के में बन 25 में जाए। पैसा बना डालूँ। हुँ, 25 के 25 में तो वॉरेन बफे भी पैसा नहीं बना सकते और आप और मैं तो क्या ही बनाएँगे, ठीक है? तो ये नामुमकिन है कि आप 25 के 25 स्टॉक में पैसा बना दो, लॉस तो होगा। होना ही है, लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ़। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा एक इन्वेस्टर नहीं है दुनिया में जिसने कभी लॉस ना लिया हो। हाँ, करेक्ट लॉस मैं तो तभी होने पढ़ रही थी राकेश झुनझुनवाला जी ने भी डीएचएफएल के केस में काफ़ी लॉस लिया था, तो तो लॉस करेक्ट। तो होगा ही होगा। एक आध आप मान लीजिए 25% स्टॉक्स पे लॉस होगा और 25% एक बड़ा नंबर होता है। अगर आप 20 स्टॉक ले रहे हैं, आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, तब भी आप 5 में लॉस कमाने वाले हैं। अगर आप थोड़े एवरेज इन्वेस्टर हैं या आप सीख रहे हैं, तो हो सकता है वो नंबर ऐसा भी हो जाए कि आपने 8 में लॉस कमा दिया, 12 में ही प्रॉफिट हुआ। हुँ, हुँ, इवन 50-50 में भी हो सकता है अगर आप बहुत एवरेज इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। बट क्योंकि आपके गेन्स बड़े हैं और लॉसेस छोटे हैं, तो मोस्ट लाइकली आपका पैसा फिर भी बनेगा। इवन एट अ 50-50% सक्सेस रेट पैसा बन जाता है इफ द गेन्स आर बिगर देन द लॉसेस, जो कि होना चाहिए आइडियली, क्योंकि आपकी अपसाइड्स बड़ी हैं। पैसा होने को 0 हो सकता है, बट बढ़ने को 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना हो सकता है। अपसाइड्स बड़ी हैं, डाउनसाइड्स छोटी हैं। बट लॉस तो होना है, ये हमें हमेशा एज़ एन इन्वेस्टर मानना चाहिए कि यार 25% केसेज़ में लॉस एक्सपेक्ट करो। इनफैक्ट आप नए इन्वेस्टर हो, मैं तो बोलूँगा आप अगर 20 कंपनी लेते हो या 25 लेते हो, तो उनमें से 10 में एक्सपेक्ट करो कि होगा। हो जाएगा। तो ये हुँ, माइंडसेट ना बहुत प्रॉब्लम है लोगों में, क्योंकि अगर आप लॉस से डरते हो ना, तो बहुत हुँ, प्रॉब्लम होगा। मैं तो बोलूँगा फिर इन्वेस्टिंग मत करो अगर आपको हुँ। लॉस से डर लगता है। हाँ, मतलब इमोशनल रेज़िलियंस भी बहुत क्रिटिकल होती है करेक्ट, मार्केट में टू करेक्ट। अंडरस्टैंड कि ठीक है, एक में लॉस हो गया तो कोई करेक्ट। बात नहीं। एक में लॉस होता है, बहुतों को होता है। मेरे खुद के आप देखेंगे, मेरा एक स्टॉक है डॉकमोड जिसमें मेरा शेयरहोल्डिंग पैटर्न में नाम है। आप बेसिक मैथ करेंगे, आपको दिखेगा मैंने 80% का लॉस लिया होगा मोटा-मोटा। 80% एक बड़ा नंबर होता है। मेरे को पर्सनली काफ़ी हेवी लॉस हुआ स्टॉक में, राइट? हुँ, बट दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन्वेस्टिंग। तो लॉस से डरना नहीं चाहिए, डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। तो एग्जीक्यूशन रिस्क इज़ देयर एवरीवेयर आई वुड से।
तो व्हिच कैन नॉट बी डन अवे विद। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि यार 50-60-70% के सक्सेस रेट पे ऑपरेट करने का ट्राई करना चाहिए, हेवी एक्सपेंशन पे फोकस करना चाहिए, और ये मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई 25% केसेस में लॉस होगा, मे बी इवन 30-40% केसेस में लॉस हो सकता है। एंड आई थिंक जैसे कि अब आप बोल रहे हैं कि लॉस तो ऑफ कोर्स हो ही सकता है, बट स्टिल व्हाट आर द रेड फ्लैग्स दैट यू लुक फॉर कि अगर ये रेड फ्लैग्स एग्जिस्ट करते हैं कंपनीज में, तो या तो आप इन्वेस्ट नहीं करते या फिर आप एग्जिट कर जाते हैं एज सून एज यू सी देम। करेक्ट, करेक्ट। तो देखिए 2 टाइप के रेड फ्लैग होते हैं। एक होता है कि कंपनी ही नकली है, और एक होता है फाइनेंशियल नकली है, ठीक है? कंपनी ही नकली है ये पता करना बहुत आसान है। कंपनी न नकली कंपनी में एम्प्लॉइज़ नहीं होते, राइट? अगर आप एक पेपर कंपनी हो तो एम्प्लॉइज़ होंगे नहीं। आप ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाओगे, उस कंपनी का नामो-निशान ही नहीं होगा। तो देयर इज़ अ गुड चांस कि अगर आप ईपीएफओ में कंपनी को ढूँढ नहीं पा रहे हैं, मोस्टली वो नकली कंपनी होगी। देयर इज़ अ स्मॉल चांस कि वो असली हो, क्योंकि कुछ ईपीसी कंपनियाँ होती हैं जो ऑफ पेरोल एम्प्लॉइज़ लेती हैं। मोर ऑफ़न देन नॉट, अगर आपको बिल्कुल एम्प्लॉइज़ मिल ही नहीं रहे हैं कंपनी के, तो मोस्टली वो एक नकली कंपनी होंगी। ईपीएफओ क्या होता है, थोड़ा समझा देंगे? प्रोविडेंट फंड का डेटा होता है। हर कंपनी प्रोविडेंट फंड देती है अपने एम्प्लॉइज़ को। तो अगर कोई कंपनी किसी भी एम्प्लॉयी को प्रोविडेंट फंड नहीं दे रही, देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि वो नकली कंपनी होगी। ये गवर्नमेंट सोर्स है हाँ, बेसिकली। गवर्नमेंट सोर्स है, हाँ। दूसरा आप ये चेक कर सकते हैं कंपनी के क्लाइंट्स कौन है। नकली कंपनी के कोई क्लाइंट्स नहीं होते, राइट? आपको क्लाइंट का नाम ही नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो आपको ऐसे अजीब-अजीब कंपनियों का नाम मिलेगा जो कि आप बोलोगे ये कैसा क्लाइंट है इस कंपनी का, राइट? तो आप क्लाइंट के नाम, अब एक किसी कंपनी का लेट्स से क्लाइंट रिलायंस है। मोस्ट लाइकली वो कंपनी के ऑपरेशंस असली होंगे, क्योंकि रिलायंस किसी नकली कंपनी के साथ काम नहीं करेगा। या लेट्स से कोई इंडियन आर्मी को कुछ सप्लाई कर रहा है डिफेंस में, तो कंपनी नकली नहीं हो सकती, नहीं तो इंडियन आर्मी को एज अ कस्टमर आप बोल नहीं सकते, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो क्लाइंट्स आप चेक कीजिए कि क्लाइंट्स सही है कि नहीं है, और आप अपना एम्प्लॉय चेक करिए, एम्प्लॉयज़ कितने हैं कंपनी में। आप लिंक्डइन में चेक कर सकते हैं, आप ईपीएफओ में चेक कर सकते हैं। तो इन 2 से पता लग जाता है कि भाई कंपनी के ऑपरेशंस असली हैं। नाउ कंपनी के फाइनेंशियल्स असली हैं कि नहीं? देखिए ये पता करना लगभग नामुमकिन है। आप कोई भी आप कैश फ्लो, अभी इसमें भी बहुत तरीके, कुछ लोग बोलते हैं कि आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो देख लीजिए, आप नेगेटिव कैश हुँ। फ्लो ये सब देख लीजिए। प्रॉब्लम क्या होता है कि हाई ग्रोथ कंपनीज़ में ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव ही होता है। हाँ, तो लाइक आप हाँ, स्पेशली स्टार्टअप्स, लाइक ऑल द स्टार्टअप्स में वी-सी फंड एग्ज़ैक्टली, स्टार्टअप्स आल्सो। एग्ज़ैक्टली। तो आप ये समझ नहीं पाएँगे कि यार कौन, मतलब अगेन ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत ही, सिर्फ़ कैश फ्लो देखकर डिसीज़न नहीं लिए जा सकते। वो बहुत ही चाइल्डिश तरीका है कि यार नेगेटिव कैश फ्लो है तो हम नहीं लगाएँगे, क्योंकि बहुत स्टार्टअप्स में कैश फ्लो स्टार्टिंग में नेगेटिव ही रहते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट रेड फ्लैग है, बट वो पोस्ट इवेंट रेड फ्लैग है, वो है रेटिंग एजेंसी का पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट? ओनली प्रॉब्लम इज़ कि वो ना इवेंट होने के बाद आएगा। जैसे कि डिफ़ॉल्ट हो गया। अभी डिफ़ॉल्ट हो गया तो ये सब वो रेटिंग एजेंसी सबको बता देगी। तो उस टाइम तक बहुत लोगों वो प्राइस ही नहीं हो जाएगा एकदम जल्दी से। जब तक आपको पता चलेगा कि भाई रेटिंग डिफ़ॉल्ट आया है, तब तक स्टॉक ऑलरेडी बहुत नीचे भागने की कोशिश कर रहा होगा। तो गॉट थोड़ा-सा इट। ये, अब मैं बोलता हूँ रेड फ्लैग भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कि आप प्रीएम्प्टिवली बता दो पहले कि ये होने वाला है। दूसरा आप रिएक्ट कर रहे हो। करेक्ट, रिएक्टिव रेड फ्लैग्स बताना आसान होता है, क्योंकि रेटिंग ऑफ एजेंसी ने कोर्स। डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया, या लेट्स से आप डेट नहीं रीपे कर पाए, या कुछ हो गया जो कि सबको पता लग गया, तो वो रिएक्टिव वो है। ऐसे केस में आप हमेशा एकदम से निकल जाओ जितना जल्दी निकल सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम हो चुकी है बिज़नेस के अंदर। फाइनेंशियल्स में प्रोएक्टिव रेड फ्लैग बताना काफ़ी मुश्किल है। आप बता सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं बता सकते हो, बट एक ना इकोनॉमिक्स में बोला जाता है कि यार इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट 11 आउट ऑफ 2 रिसेशंस, या कि रिसेशन तो 2 ही हुए थे, बट उन्होंने 11 प्रेडिक्ट कर दिए। अब मैं आपको करेक्ट। बोलता हूँ कि इंडिया में 5 स्टार कंपनी सारी नकली हैं, सबके फाइनेंशियल फर्जी है। हुँ। अब कोई भी निकलेगी मैं तो बोलूँगा मैंने तो बोला था, राइट? बट मैंने तो सबको ही बोल दिया कि सारी हुँ, की सारी नकली हैं। तो ये तो येस। बहुत ही बचकाना तरीका हो गया ना, कि आपने सबको ही हुँ, नकली बोल दिया कि सारी नकली हैं। तो हुँ, भाई एक तो निकलेगी और फिर आप बोल दो कि यार मैंने तो बोला था। तो आप हुँ, वो नहीं कर सकते। अगर आप प्रेडिक्टिव करने जाओगे, तो मुझे लगता है आप 11 बता दोगे जबकि 2 ही होंगी, राइट? तो ये बहुत ही, और एक अगेन आप वॉरेन बफे के ऊपर रिसर्च करें तो आपको ये दिखेगा कि अम, स्टॉक मार्केट में गलती करने की बहुत कॉस्ट होती नहीं है। बट अगर आप हुँ, अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिस कर दें, उसकी ज़्यादा बड़ी कॉस्ट है। क्योंकि पैसा बनता है 10 गुना, 20 गुना, बट पैसा जाता है 1 गुना, राइट? तो मिस नहीं होना चाहिए, गलती करने की इतनी कॉस्ट नहीं होती, जो मुझे लगता है। तो मुझे लगता है लॉसेस अगेन रेड फ्लैग्स जो मैंने बोला प्रिएम्प्टिव बता पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप कोशिश भी करोगे तो आप 11 बता दोगे 2 में से। आप रिएक्टिव बताओगे वो पता लग जाएगा, बट वो सबको पता लग जाएगा, तो वो प्राइसिंग बहुत जल्दी होगा। आपको एकदम से रिएक्ट करना होगा और जितनी जल्दी हो सके आप निकल जाओ। बाकी कंपनी ऑपरेशंस असली है कि नहीं है, वो काफ़ी ईज़िली आप बता सकते हो, क्योंकि आप चेक कर लो क्लाइंट्स कौन हैं, पार्टनर्स कौन हैं, आप ब्रांड एम्बेसडर चेक कर लो। अभी कोई वरुण करेक्ट। धवन के साथ कोई कंपनी काम कर रही है, नकली हाँ, तो तो नहीं वो तो होगी। सही होगी, तो करेक्ट। बहुत तरीके क्लाइंट, ब्रांड एम्बेसडर, पार्टनर्स, हुँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़, इससे आप चेक कर सकते हो। गॉट इट। बट लाइक व्हाट अबाउट थिंग्स लाइक डेट? लाइक डू यू इन्वेस्ट इन हाई डेट कंपनीज़ या फिर उसको आप एलिमिनेट कर देते हैं? मैं बोलूँगा कि हाई रेट कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि हाई रेट कंपनीज़ की बैंकरप्सी रिस्क हाई होती है, राइट? तो डेट एक रेड फ्लैग डेफिनिटली है। और आई थिंक मेरी जो पर्सनल लर्निंग रही है कि यार
हाई रेट कंपनी से दूर रहो। इनफैक्ट इस साल आपको 2 कंपनीज़ का नाम दिखेगा, एजीएस ट्रांज़ैक्ट और जेनसॉल। दोनों हाई रेट कंपनीज़ हैं। हाई रेट से आपको हाई डेट कंपनीज़ की बैंकरप्सी काफ़ी आसान होती है। इनफैक्ट अगर आप हिस्टोरिकली भी चेक कर लेंगे, रिलायंस पावर को बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं डेट की वजह से, हुँ। राइट? आई थिंक पुंज लॉयड करके शायद एक कंपनी थी, उसको भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था डेट की वजह से। तो डेट कैन ईट अवे अ कंपनी। मतलब आई थिंक कभी-कभार क्या होता है कि आप फ्लो में भूल जाते हो कि यार हाई डेट है, बट डेट से दूर रहना चाहिए। यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन हाई डेट कंपनीज़। आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। ग्रेट टू नो। अभी हमने थोड़े टाइम पहले बियर मार्केट की भी बात करी, लोगों के पोर्टफोलियोज़ 10, 20, 30% डाउन है। इनफैक्ट मेरे तो कुछ फ्रेंड्स ने स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल के एफडी में डालना शुरू कर दिया है। तो व्हाट डू यू थिंक, लेकिन इन्वेस्टर्स को बियर मार्केट में क्या करना चाहिए? वो एक कुछ सेइंग बोलते हैं काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स कि यार ट्रू वेल्थ इज़ क्रिएटेड इन बियर मार्केट्स ओनली। बुल मार्केट्स में सम रिटर्न्स आर देयर, बट असली बड़ा पैसा बियर मार्केट में बनता है। एंड मैं ये जानता हूँ इस टाइम पे एसएमई इंटरेस्ट 5 ईयर मिनिमा पे है, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे ये डेटा, हमारी खुद की कंपनी है जिसकी एक्सपर्टीज़ है। इवन दो सॉवरेन में हर टाइप का डेटा रहता है, बट एसएमई पे मेरा पर्सनल एक्सपर्टीज़ है, तो मुझे थोड़ा आइडिया ज़्यादा रहता है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस वी आर एट अ 5 ईयर मिनिमा। हम बहुत ही खराब वैल्यूएशंस पे बैठे हैं, मतलब एज़ इन अच्छे वैल्यूएशन बैठे फ्रॉम अ बायर पर्सपेक्टिव, राइट? तो बियर मार्केट में आपको डरना नहीं चाहिए। इनफैक्ट बियर मार्केट्स आर द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। हुँ। बट द सैड पार्ट इज़ कि बियर मार्केट से लोग डर के भाग जाते हैं, बिकॉज़ उनको ये समझ नहीं आता कितना लंबा चलेगा। अभी स्टॉक मार्केट है, ऊपर तो जाना ही है। ये तो आप मानकर चल लो, चाहे आज जाए, चाहे 6 महीने बाद जाए, चाहे 1 साल बाद जाए, जाएगा तो ऊपर ही। इवेंचुअली अच्छी कंपनी को ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता। करेक्ट। तो जो आपके फ्रेंड्स, अगर आपके फ्रेंड्स बियर मार्केट में पैसा निकाल के एफडी में डाल रहे हैं, तो उल्टा कर रहे हैं। इनफैक्ट आयरॉनिकली वो पता है वापस कब आएँगे, जब बुल मार्केट का टॉप होगा, और फिर यही करेंगे, ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। तो अच्छे इन्वेस्टर बियर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और बड़ा रिटर्न बनाते हैं। और कुछ इन्वेस्टर जिनको इन्वेस्टिंग समझ नहीं आती, वो बियर मार्केट में पैसा निकालते हैं, एफडी में डालते हैं, और बुल मार्केट के टॉप पे इन्वेस्ट करते हैं, जो कि गलत चीज़ होता है। इनफैक्ट ये एक प्रूवन फैक्ट है कि बुल मार्केट के टॉप पे बहुत इन्वेस्टर्स आते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कि गलत होता है। आप ये देखिए, पिछले 1 साल पहले जिसने इन्वेस्ट किया था, बहुत लोग बहुत लॉसेस में बैठे हैं, राइट? करेक्ट। तो और अभी जो करेगा, देयर इज़ अ गुड चांस कि वो अगले 1 साल में प्रॉफिट में आ चुका होगा। मेरे को तो लगता है उससे जल्दी आ जाएगा। बट बियर मार्केट्स आर द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, उनसे डरना नहीं चाहिए। लॉन्ग रन में स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाती है। आप 25 स्टॉक ले लो जो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट से बैठे हैं और जिनके ग्रोथ प्लान आपको पता है। वेरी लो चांस कि आप नुकसान कमा दोगे, भले ही प्रॉफिट्स बड़े ना हो, बट इवन आप खराब इन्वेस्टिंग करेंगे, 25 स्टॉक्स लेकर बैठते हैं, लॉसेस बहुत बड़े नहीं होंगे। मोस्टली आप अच्छा ही प्रॉफिट कुछ ना कुछ बना ही देंगे। तो वही है, और ये मैं बहुत ही बेकार इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, अगर आप काफ़ी खराब इन्वेस्टिंग करें। तो वही है, 25 स्टॉक इक्वल एलोकेशन इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, उसमें लॉसेस की प्रोबेबिलिटी काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाती है। 25 स्टॉक लें, सब में बराबर-बराबर पैसा डाल दें, और कोशिश करिए बियर मार्केट में डालें, क्योंकि वो बेस्ट टाइम है डालने का। बुल मार्केट के टॉप पे डालेंगे, अगेन प्रॉब्लम होगा। तो हुँ। बियर मार्केट में डालें जब वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं, और डाइवर्सिफाइड ज़रूर रहें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना डाइवर्सिफिकेशन के लॉसेस बहुत बड़े हो सकते हैं, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ 20-25 स्टॉक्स में मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई 25 स्टॉक में नहीं कर रहा है, तो वो बड़े लॉसेस ले सकता है। एंड ऑफ कोर्स लाइक काफ़ी लोग तो फुल्ली इन्वेस्टेड होते हैं, राइट? स्पेशली जब बुल मार्केट आ रहा था तो लोगों ने और इन्वेस्ट कर दिया। तो इस टाइम पे तो उनके पास शायद पैसे हो ही ना और इन्वेस्ट करने को। तो इज़ देयर एनीथिंग दे कैन डू? हाँ, तो इसमें हम भी फुल इन्वेस्टेड ही थे जब बुल मार्केट था, तो ऐसा तो नहीं था हमारे पास बहुत पैसा है। मतलब आई वुड से कि बियर मार्केट में आपको अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना होता है, और अच्छे स्टॉक्स में एंट्री करनी होती है, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पे हैं। अभी मेरे को लगता है कि मेरे कुछ स्टॉक्स थे जो कि इतने फास्ट ग्रोथ नहीं बचे, ठीक है? तो मैंने वहाँ से पैसा निकाला है और वहाँ पे डाला है जहाँ पे मुझे ग्रोथ ट्रिगर बहुत ही क्लीनली दिख रहा है, राइट? मेरे कुछ स्टॉक्स हैं, लेट्स से वो पिछली बुल मार्केट में बड़े हो गए थे। वो मे बी 400 करोड़ की कंपनी से स्टार्ट किया और बड़े होके मे बी 2000 करोड़ की कंपनी बन गई, ठीक है? अभी मुझे लगता है कि वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है। हुँ। बट ऐसी कुछ 200-400 करोड़ की कंपनीज़ हैं मार्केट कैप की, जहाँ पे ग्रोथ फ़ास्ट आएगा। तो वहाँ पे आप रीशफ़ल हमेशा करने का कोशिश कर सकते हो। जहाँ आपको लो ग्रोथ दिख रहा है या ज़ीरो ग्रोथ दिख रहा है, वहाँ से आप निकालो पैसा और फ़ास्टर ग्रोथ बिज़नेसेस में डालो। तो बियर मार्केट में चर्न करना चाहिए, फ्रॉम हाई वैल्यूएशन कंपनीज़ टू फ़ास्टर ग्रोथ कंपनीज़, फ्रॉम लो ग्रोथ कंपनीज़ जहाँ पे ग्रोथ कम है टू अगेन फ़ास्टर ग्रोथ कंपनीज़। काफ़ी बार लॉस बुकिंग होती है बियर मार्केट में, जैसा कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया डॉकमोट का। तो मुझे अच्छे खासे लॉस हुए, मैंने सारा बुक कर दिया। आई थिंक टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही कर दिया था। सारा वो पैसा निकाला, और जो भी निकला, अब निकला ही बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि 80% लॉस लिया था। बट जितना निकला उसको कहीं और डाल दिया, ताकि अगली बुल मार्केट में वो पैसा अच्छा रिटर्न दे जाए। तो आई थिंक बियर मार्केट में चर्न करना चाहिए। चर्निंग इज़ द राइट आंसर फ्रॉम योर मिस्टेक्स टू गुड कंपनीज़। या बेसिकली स्टॉक्स को शफ़ल कर दीजिए अगर आपके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है अभी टू करेक्ट, इन्वेस्ट। शफलिंग तो करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका स्टॉक है वो आज भी 70 के पी रेशो पे बैठा हुआ है,
डिस्पाइट द करेक्शन और उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, तो अब वो नहीं अगली बुल मार्केट में दैट स्टॉक विल नॉट डू वेल। हुँ, तो वही आप किसी 20p 15p के स्टॉक में निकाल के लगा दें, जहाँ पे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, हुँ, तो वहाँ पे काफ़ी ग्रोथ आ सकता है। तो आई थिंक गॉट चर्निंग करनी चाहिए और रोटेशन करना चाहिए कैपिटल का इस टाइम पे। गॉट इट। जैसे कि आपने बोला कि आप मोस्टली स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज़ ऑफ द हायर रिटर्न्स। तो व्हाट्स योर व्यू ऑन इवन हायर रिटर्न एसेट क्लास लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शंस? देखिए एफएनओ में ना आपका जो ओपोनेंट होता है ना, वो एक एल्गोरिथम है, वो एक कंप्यूटर है। ठीक है? अब देखिए मैं कंप्यूटर के साथ खेलना पसंद नहीं करता, मैं हार जाऊँगा, मुझे पता है। आप कंप्यूटर से चेस खेल लीजिए, आप कंप्यूटर से कोई भी गेम खेलेंगे, मोस्टली आप हार जाओगे, बिकॉज़ आपका दिमाग कंप्यूटर जितना शार्प नहीं है और ये फैक्ट है। तो मैं कंप्यूटर के साथ कोई ख़ास गेम्स खेलता नहीं। एफएनओ इज़ अ ज़ीरो सम गेम, कोई जीतता है, कोई हारता है, क्योंकि हर ट्रांज़ैक्शन का एक आउटपुट आता है उसी टाइम पे और आपकी काउंटर पार्टी एक एल्गो है, इसलिए आप हारने वाले हो, 95% चांस है कि आप हार जाओगे, जो कि सेबी के डेटा में भी प्रूवन है कि 95% रिटेल इन्वेस्टर्स दे लूज़ मनी, ओह वाओ! राइट? हुँ, 90-95%। तो आई थिंक एफएनओ इज़ अ ऐसा बोलते हैं कि बहुत हाई रिटर्न एसेट क्लास हो सकती है, बट आपका वो रिटर्न नहीं मिलेगा। वो बस एक फ़िक्शनल रिटर्न है जो आपको बस दूर से दिख रहा है। ऐसा सक्सेस स्टोरीज़ बहुत ही कम होती है, वो गैम्बलिंग सक्सेस स्टोरीज़ हैं। अब ऐसे तो कैसीनो में भी बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आप जाओ, आप बार-बार रूले खेलो और 36 नंबर पे लगाते रहो अपना जो वो है। आ गया तो आपको वहाँ पे भी बड़ा पैसा मिलेगा, बट आएगा थोड़ा ना मोस्ट लाइकली। और आएगा भी तो जितनी बार आप खेलोगे, जितना आप गँवा चुके होगे उस रूले को खेलते-खेलते, आपका बनेगा उतना नहीं, राइट? तो हाई रिस्क डज़न्ट मीन हाई रिटर्न्स। मोस्टली आपका हाउस ऑलवेज़ विन्स। एफएनओ में पैसा नहीं बनता, आपके काउंटर पार्टी जीतेगी, आप नहीं जीतोगे। एफएनओ में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कोई बना सकता है। सेबी की स्टडीज़ भी सेम ही चीज़ प्रूव करती हैं, तो एफएनओ नहीं करना चाहिए। एंड लाइक हू आर दीज़ एल्गोज़ रिटन बाय? बेसिकली कोई फंड्स होते हैं, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, काफ़ी कैसे? एफआईआईज़ हैं, अच्छे फंड्स हैं, अमेरिकन फंड्स, ब्रिटिश फंड्स, मतलब बाहर के फंड्स काफ़ी सारे। वो टॉप नॉच टैलेंट को हायर करते हैं, बहुत अच्छे कोडर्स होते हैं जो अपना कोडिंग कर रहे हैं और वो एल्गोस बना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता वो करना चाहिए। वो कोडर्स बैठ के बैक टेस्ट करते हैं एल्गोरिथम को। वो टैलेंट बहुत टॉप नॉच है, कोड्स कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अगेन ये एफआईआईज़ जो कि मतलब ये कोड्स लिख रहे हैं, यू शुड नॉट बी प्लेइंग अगेंस्ट देम, यू विल मोस्टली लूज़, सो प्लीज़ हुँ, डोंट प्ले अगेंस्ट देम। मतलब रिटेल पार्टिसिपेंट्स को एटलीस्ट एफएनओ से थोड़ा दूर रहना चाहिए। करेक्ट, I think they करेक्ट। can start with stock market investing and even small caps, but FNO is something that they should not do. एग्जैक्ट एंड इनफैक्ट आप मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ। आप बड़े इन्वेस्टर ले लीजिए, जैसे आशीष कचोलिया जी या आप विजय केडिया जी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। ये लोग एफएनओ क्यों नहीं करते? आपने देखा इन्होंने एफएनओ किया, इन्होंने बोला मैंने एफएनओ किया, मैंने एफएनओ किया। ये नहीं बोलते हैं, इन्होंने किसी ने नहीं किया। तो जब ये नहीं कर रहे तो आप क्यों कर रहे हो? ये क्या करते हैं? इन्वेस्टिंग करते हैं, छोटे स्टॉक की इन्वेस्टिंग करते हैं। ये भी स्मॉल कैप्स माइक्रो कैप्स में ही इन्वेस्ट करते हैं काफ़ी सारे। इनफैक्ट मेजॉरिटी बड़े इन्वेस्टर्स छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का ही कोशिश करते हैं, क्योंकि बेसिक लॉजिक है कि छोटी कंपनी आगे जाके बड़ी होती हैं। तो दैट इज़ व्हाई ये इनको इन्वेस्टर्स बोला जाता है, ना कि ट्रेडर्स। आपको ये नहीं बोला सुनने में मिलेगा कि आशीष कचोलिया एक ट्रेडर है, वो एक इन्वेस्टर है, राइट? उनके लिए बोला जाता है वो इन्वेस्टिंग करते हैं। काफ़ी बारी कोशिश करेंगे कि लंबा होल्ड करें। अगेन लोग बोलते हैं वॉरेन बफे एक इन्वेस्टर है, तो और इन्वेस्टिंग में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि यार हम 20 साल के लिए होल्ड करेंगे। 20 साल के लिए होल्ड कुछ नहीं होता है, बहुत कम कंपनीज़ होती हैं। आप कंपनी को तब तक होल्ड करते हो जब तक कंपनी की ग्रोथ है। ग्रोथ खत्म, बाय बाय टू द कंपनी, राइट? तो आई थिंक ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्टिंग होती है। अगर आपको लग रहा है 25 साल तक ग्रोथ रहेगा, आप होल्ड कर सकते हो। टाइटन में 25 साल तक ग्रोथ रहा, बट जब ग्रोथ खत्म हो जाता है, द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज टू एग्जिट एंड फाइंड न्यू इन्वेस्टमेंट्स, राइट? तो मेजॉरिटी लोग ग्रोथ इन्वेस्टिंग ही करते हैं। वॉरेन बफे खुद भी बहुत रीशफल करते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर स्टॉक 20 साल के लिए होल्ड करना है, दैट्स नॉट अगेन द राइट थिंग। जब तक ग्रोथ है, यू आर विद द स्टॉक, ग्रोथ खत्म, टाटा बाय बाय। ऑफ कोर्स कोई रेड फ्लैग दिख गया तो भी आप यू कैन सॉर्ट ऑफ एग्जिट द स्टॉक, राइट? तो आई थिंक दैट्स द होल लॉजिक ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट, डोंट ट्रेड। एफएनओ में तो बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हो, कुछ लोग करते भी हैं, आई थिंक दैट्स स्टिल फाइन, उसमें पैसा बन जाता है, बट एफएनओ ट्रेडिंग बहुत मुश्किल रहता है। तो बेसिकली प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी के ग्रोथ ट्रिगर्स को जानने के बाद आप या तो इन्वेस्टेड रह सकते हैं, फिर एग्जिट कर सकते हैं। करेक्ट। एंड ऑफ कोर्स रेड फ्लैग्स अगर किसी कंपनी में मिल जाए तो। चलिए, दिस वाज सुपर सुपर इंटरेस्टिंग अल्ता, एंड आई थिंक हमारे व्यूअर्स को काफ़ी अच्छी इनसाइट्स मिली इस पॉडकास्ट से, होपफुली। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ हमें लाइक एंड शेयर करिए, ये हमारी टीम के लिए काफ़ी इंकरेजिंग रहता है। एंड हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपसे नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो जाए। और मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग और हैप्पी लर्निंग।